स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी। सब तरफ अफरा तफरी सी मच गई। कुछ लोग गाड़ी में चढ़ रहे हैं, कुछ उतर रहे हैं। किसी को अपने रिश्तेदारों से मिलने की खुशी तो किसी को बिछोड़ने का गम। अनजान चेहरे, अनजान राहें, पर उनको बांधती थी एक डोर, ये ट्रेन। शायद कुछ कुछ हमारी ज़िंदगी से, जिसमें अनजान लोग किस तरह इस सफ़र में साथ हो लेते हैं और किस तरह बिछुड़ जाते हैं कभी न मिलने के लिए। एक वृद्ध सज्जन, अब वृद्ध भी क्या कहेंगे, पर अधेड़ तो ज़रूर प्रतीत होता था। बदन से तो उम्र ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी, पर चेहरा ज़रूर उम्र दराज था। गरीबी का सबसे दुखद पहलू है कि वह भूख को उम्र, शरीर और चेहरे पर ले आती है। उनकी आंखों में एक सूनापन आकर ठहर गया था। अब उसकी आंखें किसी को ढूंढ नहीं रही थी, न ही कोई उसे ढूंढ रहा था। पर इस शहर से वो अपरिचित न था। ट्रेन से उतरकर वो एक खंबे से सटकर बैठ गया। अपने बगल में उसने एक मैला कुचैला सा बैग रख दिया। कहीं जाने की उसको हड़बड़ी नहीं थी, पर वो इस शहर में कुछ सोच कर आया था, किसी से मिलने आया था। हाँ, ये शहर तो उसका अपना था। उसके अपने यहीं रहते थे, उसके बेहद अपने, उसके बीवी और बच्चे, और वो भी तो उन्हीं से मिलने आया था। पर क्या वो उनसे मिल पाएगा? वो थक गया था, जिंदगी की आपाधापी से टूट गया था। एक हताश इंसान क्या किसी का पिता या पति हो सकता है? इस सोच में एक अकेलापन था, एक ठहराव था, और उससे भी अधिक एक निस्तब्धता, एक शून्यता। वो सबसे मिलकर चला जाएगा। बचपन उसका कितना अच्छा था। कष्ट थे, आर्थिक तंगी थी, पर सपने थे। उन सपनों को पूरा करने की ललक थी। एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में उसका जन्म हुआ था। वो 5 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसके पीछे 4 बहनें थीं। पिता एक मामूली सी प्राइवेट फर्म में क्लर्क थे। स्कूल और घर के बीच में पिसते हुए उसने एक सपना देखा था, और वो था फोटोग्राफर बनने का। उसके घर के पास ही फोटोग्राफर रहते थे। वो उसके पिता के हम उम्र थे, पर जब से उसने उनके पास जाना शुरू किया था, तब से उन दोनों में अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। वो खाली वक्त में उनके लैब में भाग जाता और उनसे फोटोग्राफी के गुण सीखता। शायद उस रंगीन फोटोग्राफ के माध्यम से वो दूसरों की रंगीन जिंदगी को जी लेना चाहता था। वो कैमरे में बंद कर लेना चाहता था। जो भी हो, उसने वीराने में एक सपना पाल लिया था। धीरे धीरे उम्र भी बीतती गई और जिम्मेदारियां भी बढ़ती गई। जिम्मेदारियों के कारण उसने शौक को ताक पर रखकर नौकरी की तलाश शुरू की। अब मनचाही जगह पर नौकरी तो मिलती नहीं, तो उसका एक परिचित उसको उड़ीसा ले गया। वहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूर की नौकरी मिल गई। अपने मित्र की चौल में ही वो रहने लगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जगह का इंतज़ाम वो अपने लिए ज़िंदगी में कभी कर भी नहीं पाया। जो पैसे होते थे उनको वो पूरा का पूरा घर भेज देता था, और अपने खाने खर्चे के लिए वो शाम को एक होटल में वेटर का काम करता था। कुछ पैसे भी हो जाते थे, और कम से कम एक टाइम भरपेट भोजन। पूरे दिन की फाका मस्ती वो शाम को भूल जाता था, और रात ढलते ढलते वो सब कुछ भूल निद्रा के आगोश में डूब जाता था। सारे सपने उस नींद के साथ ही स्याह रंग अख्तियार कर लेते थे। कब उसकी शादी हुई और कब बच्चे, ये सोचने की फुर्सत भी उसको न मिली। बीवी को कहाँ उड़ीसा ले जाकर रखता? वहाँ तो उसके अपने जगह नहीं थी। यहाँ कम से कम माँ के पास सिर छुपाने के लिए छोटा ही सही, पर इज्जतदार आशिया तो था। बीच बीच में छुट्टी मिलने पर वो घर आ जाता था, अपनों के बीच। वक्त तो एक रफ्तार से भागता चला जाता है, रुकता नहीं। रुकती तो हमारी जिंदगी है, वो थम जाती है, वक्त आगे बढ़ जाता है। कुछ ऐसा ही उसके साथ हुआ। कब बचपन बीता, होश ही न रहा। कब जवानी के दिन बीतने लगे, पता न चला। पता तो तब चला जब बेटा थोड़ा बड़ा हो गया। इस बार वो काफ़ी खुश घर पहुंचा था। दिवाली पर बोनस मिला था। उससे पहली बार उसने अपने परिवार के लिए कपड़े लिए थे। बहनों के जिम्मेदारियों से भी वो इसी साल फारिग हुआ था।
जब वो घर पहुंचा तो बेटा घर पर न था। बीवी को तेज बुखार था। उसकी दवा लाने गया था। छोटी बेटी जो कि करीब 10 साल की थी खाना पका रही थी। अम्मा दूसरे पाटे पर बैठकर सब्जी काट रही थी। क्या हुआ सावित्री? अपनी पत्नी को उस हालत में देखकर अंदर का सारा प्यार उमड़ आया। क्या बताएं, पिछले 3 दिनों से काफ़ी तेज बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिट्टू सामने वाले डॉक्टर से पूछकर दवा लाने गया है, अम्मा ने कहा। वो अपनी बीवी के बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ सहलाने लगा। शायद सारा प्यार ही वो उड़ेल देना चाहता था। वो उसको कैसे बता पाता कि इतना दूर रहकर वो कैसे अपने परिवार को याद करता है। शायद अपनी घुटन वो अपने शब्दों में कभी व्यक्त ही नहीं कर सकता। उसको अपने नसीब के ऊपर कोफ्त हुई। कितना मजबूर है वो, चाहकर भी वो साथ में आकर नहीं रह सकता। उसकी पत्नी ने आंखें मूंद ली। उसकी आंखों से 2 बड़े बड़े आंसू पत्नी के माथे पर गिरे। उसने जल्दी से घबराहट में उनको पोंछ दिया। तभी उसका बेटा दवा लेकर आ गया। आ गए बेटा, लाओ मैं दवा पिला दूं। पर बेटा तो जैसे बाप को देखकर भड़क ही उठा। खबरदार, जो मेरी माँ को हाथ लगाया। एकदम से उसके हाथ वापस हट गए। बिट्टू दौड़कर अपनी माँ के पास गया। माँ, आंखें खोलो। माँ, मैं दवा ले आया हूँ माँ। धीरे से अपनी माँ को उठाकर उसने दवा पिला दी और उसके सिरहाने बैठ गया। उसकी पूरी कोशिश थी वो पिता को माँ के करीब भी ना आने दे। वो धीरे से उठकर कपड़े बदलने चला गया। जब कपड़े बदल कर आया, उसकी अम्मा ने उसके आगे चाय और नाश्ता रख दिया। बिट्टू का व्यवहार उसको अंदर तक आहत कर गया। वो सब कुछ तो उनके लिए ही तो कर रहा था। उससे बेहतर होता है जब अपने दूर रहते हैं तो उनसे मिलने की ख्वाहिश में ही दिन कट जाते थे। एक उम्मीद रहती थी, पर यहाँ तो अपनों के बीच में ही वो अकेला था। लोग उसको बेगाना समझने लगे थे। अम्मा ने ही बात उठाई। पिछले 3 दिन से बिट्टू अपनी माँ के पास ही बैठा है, स्कूल भी नहीं गया। माँ को भी काम पर जाने नहीं दिया। माँ का हाथ पकड़कर बार बार यही कहता रहा, माँ तुम मत दुखी हो, मैं हूं ना। इधर सावित्री तुमको काफ़ी याद भी कर रही थी। अब तुम आ गए हो तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। उसको बेहद आत्मग्लानि का बोध हुआ। शायद चोर को भी इतना गहरा बोध नहीं होता होगा जितना कि उसको हुआ। हाँ, वो अपराधी है, अपने परिवार का अपराधी है, उनकी खुशियों और तकलीफ़ों का वो अपराधी है। खाना छोड़कर वो बीच में ही उठ गया और कमरे से बाहर आ गया। बीवी की तबीयत में काफ़ी सुधार हुआ था। उसको देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। यही चमक तो उसको अपने परिवार के पास खींच लाती थी। वह 1 हफ्ता रहा, पर उसका बेटा उसके पास 2 मिनट के लिए भी नहीं आया। एक दिन वो अपने परिवार को लेकर मेला चला गया, पर बेटा पढ़ाई का बहाना करके घर में ही रह गया। मेले में वो अपनी पत्नी को सब कुछ दिला देना चाहता था। बेटे के लिए भी उसने एक बांसुरी खरीदी और एक माउथ ऑर्गन। जब उसकी बीवी सुबह काम पर चली जाती थी और बेटा स्कूल, तो वह सामने फोटोग्राफर की दुकान पर जाकर बैठ जाता था। तुम अब वापस क्यों नहीं आ जाते? एक दिन उसके फोटोग्राफर मित्र ने पूछा। कैसे आऊँ? फिर वही नौकरी है। अब तो मैं परमानेंट भी हो गया हूँ। यहाँ आकर नए सिरे से अपने को स्थापित कर पाना शायद अब संभव नहीं है। फिर तुम ही बताओ, इस उम्र में मैं आकर करूँगा ही क्या? हाँ, ये तो है, पर अब तुम्हारा बेटा तुम्हारी कमी को काफ़ी महसूस करता है। जानता हूँ। वो उदास हो गया। फोटोग्राफर मित्र उसका मूड भाप गया। बात पलटता हुआ बोला, बहुत ही मेधावी है, पढ़ने की तो उत्कृष्ट लालसा है। जब बिजली नहीं होती है तो पास के लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ता है। पढ़ाई में भी अव्वल आता है। अभी परसों ही तो पैसे मांगने आया था तो कह रहा था, चाचा देखना, मैं बड़ा होकर अपनी माँ को यूँ सबके यहाँ काम पर नहीं जाने दूंगा। कभी कभी तो माँ पिताजी को याद कर घंटों रोता है। तुम सबको बहुत याद करता है, बहुत नेक लड़का है। वो सिर्फ हूँ हाँ ही करता रहा। क्या वो चाहता था कि उसकी पत्नी काम करे? चलने वाले दिन बहुत सुबह ही उसकी गाड़ी थी। बेटा अभी सो ही रहा था।
वो धीरे से उसके पास गया। काफ़ी देर प्यार से उसका हाथ पकड़े खड़ा रहा, फिर हौले से उसको सहलाकर उसके पास बांसुरी और माउथ ऑर्गन रख दिया। वो इतने हौले से जाना चाहता था कि बेटे की नींद न खुले, पर शायद वह जगा हुआ था। उसने धीरे से आंख खोलकर पिता को जाते हुए देखा। वो भागकर उनसे लिपट जाना चाहता था, कहना चाहता था कि पिताजी, हम लोगों को अकेला छोड़कर मत जाओ, ज़िंदगी से डर लगता है। पर नहीं, वो कमज़ोर नहीं पड़ेगा। वो अब बड़ा हो गया है और अब बहादुर भी। वो उनको नहीं रोकेगा। जाना है तो जाएं, जब उन्हें हमारी परवाह नहीं तो हम क्यों करें। पर पिताजी के जाने के बाद उसने बांसुरी और माउथ ऑर्गन बैग में रख लिया। वो अपने स्कूल में बच्चों को दिखाएगा कि उसके पिताजी उसको दिलाकर गए हैं। स्कूल में बच्चे अक्सर चिढ़ाते थे। वो उनके जैसा अच्छा पेंसिल वॉकर या टिफ़िन लेकर नहीं आ पाता था। वो हमेशा अपमानित महसूस करता था। 2-4 बार तो प्रिंसिपल ने बुलाकर उसका नाम काटने की धमकी भी दी थी, क्योंकि फीस वक्त पर जमा नहीं हो पाती थी। जब उसे कितनी घृणा होती उस पिता से जो इन सबसे लापरवाह अपनी ज़िंदगी में खोए हैं, तब माँ से ही पैसे लेकर फीस चुकानी पड़ती थी। अक्सर माँ को कहा भी को किसी दूसरे स्कूल में पढ़ लेगा, पर माँ कभी मानने के लिए तैयार न हुई। बेटा, मेरा एक ही सपना है कि तू बहुत बड़ा आदमी बने। तेरी ऊंचाइयाँ मेरी अपनी ज़िंदगी के नीचेपन को ढक देंगी। मैं उनका पाकर अपना समस्त दुख दर्द भूल जाऊंगी और वो दोस्तों के सारे अपमान भूल मेहनत करने में लग जाता। एक दिन वो माँ को वह स्थान देगा जहाँ लोग उसकी माँ की तरफ सम्मान से देखें। बिट्टू अब बड़ा हो गया था। मेहनती और मेधावी तो था ही, किस्मत ने भी साथ दिया। माँ, देखो मुझे कलकत्ता में नौकरी मिल गई है। बहुत अच्छा बेटा। वो माँ के चेहरे पर असीम खुशी देखना चाहता था। माँ, मुझे दिवाली से पहले वहाँ ज्वाइन करना है। कंपनी की तरफ से फ्लैट मिलेगा। अब तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम मेरे साथ चलकर रहोगी। जो शब्द सावित्री अपने पति के मुंह से सुनना चाहती थी, आज उसका बेटा कह रहा था। बेटे के घर में जाकर रहने का सपना शायद सावित्री ने कभी देखा ही नहीं था। वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि उसका पति एक बार ही सही उसे उसके अपने घर में ले जाए, उनकी गृहस्थी हो। वो अपने विचारों को बुनती जा रही थी और बिट्टू बोले जा रहा था, माँ तैयारी कर लो, हमें जल्दी ही चलना होगा। फिर माँ बोली, बिट्टू पिता को खबर कर देना, हम जा रहे हैं। बिट्टू ने सुनकर भी अनसुनी कर दी। नई ज़िंदगी की शुरुआत में उनकी क्या ज़रूरत थी। उसको स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेन अब रफ्तार पकड़ स्टेशन को छोड़ रही थी। ट्रेन के रुकते ही जो कोलाहल था अब धीरे धीरे थम रहा था। सभी यात्री अपने गंतव्य के लिए बढ़ चले थे। वही शायद अकेला रह गया था। उसको एक आदमी ने हिलाया, लो बाबा, खाना ले लो। वो वाकई भूखा था। आंखों से ज़िंदगी की चमक जाती रही थी। बड़ी हुई दाढ़ी, मैले कुचैले कपड़े। खाना लेकर वो धीरे धीरे खाने लगा। भूख की क्षुधा को धीरे धीरे शांत करना चाहता था। कोई अमीर भिखमंगों को खाना बांटकर पुण्य कमा लेना चाहता था। पेट की आग शांत कर वो उठा। उसकी ट्रेन जा चुकी थी, निगाहों से ओझल हो गई थी। उसी पटरी पर दूसरी ट्रेन आने वाली थी। उससे फिर कुछ अनजान चेहरे उतरेंगे, अनजान चढ़ेंगे। ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अनवरत घर पहुंचा तो बड़ा सा ताला लटका हुआ था। शायद इतनी तेज़ी से वो कई दिनों में नहीं भागा था। वो अपने दोस्त फोटोग्राफर के पास गया और पूछा, कहाँ गए सब? अरे तुम्हें नहीं पता, सब तो कलकत्ता चले गए। चले गए? मुझे छोड़कर? क्यों? और वो चेहरे को ढाँप कर सिसकियाँ ले रोने लगा। अच्छा उठो, रो नहीं, मुझे बिट्टू पता देकर गया है, मैं ढूंढता हूँ। वह सिर पकड़े बैठा रहा और रोता रहा। फोटोग्राफर दोस्त ने अलमारी से पुराना एल्बम निकाला। ये देखो तुम्हारे परिवार का फ़ोटो। वो उसको लेकर घूर घूर कर देखता रहा। हाँ, उसका पूरा परिवार फ्रेम के अंदर कैद था। वह फिर सिसक पड़ा। बड़ी मुश्किल से बिट्टू का पता मिला। एक दराज में मुड़ा तुड़ा पड़ा हुआ था। लो, तुम्हारे बेटे का पता मिल गया। उसने ऐसे झपट के पकड़ा जैसे कोई खजाना मिल गया था। दोस्त, एक मदद और कर दो। बोलो। ये मेरे ऊपर तुम्हारा उपकार रहेगा, बुझी हुई आवाज़ में बोला। आवाज़ भी एक गहरे कुएं से आती प्रतीत हो रही थी। उपकार? अरे दोस्त बोलते हो,
और उपकार की बात करते हो। बोलो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकूं? बस कलकत्ता का एक टिकट कटा दो और 200-300 रुपये दे दो। 50-100 रुपये मेरी जेब में है। मैं अपने बेटे और बीवी को ढूंढने जाऊंगा। बेटे को समझाऊंगा कि उड़ीसा में मैं खुश नहीं था, मैं भी अकेला था, इन्हीं लोगों के लिए मेहनत कर रहा था। यहाँ तो पूरा परिवार साथ था दुख दर्द बांटने के लिए, वहाँ तो बिल्कुल अकेला था। उसकी आंखें शून्य में कुछ खोजने लगी, आवाज़ भर आ गई। अकेलेपन की त्रासदी और अपनों से बिछुड़ने का गम उसकी आवाज़ में स्पष्ट आ गया। और अगर वे ना मिले तो? दोस्त नहीं चाहते हुए भी पूछ बैठा। वो काफ़ी देर तक फोटो को देखता रहा और फौरन वहाँ से निकल गया। स्टेशन पर काफ़ी भीड़ थी। अनजान चेहरे, अनजान जिंदगियां, अनजान मुलाकात, इन सब के बीच वो दुबक कर बैठ गया। ऐसे भी उसको अपने आप पर और अपने कपड़ों पर शर्म आ रही थी। टिकट को उसने कसकर पकड़ा हुआ था। एक उड़ती उड़ती निगाह उसने शहर की तरफ डाली। उचाट सी निगाह में खामोशी और उदासी थी। अचानक आंसू ढलके मानो उसके अंदर मन के दुख को बहा ले जाना चाहते थे, पर अंदर की पीड़ा को उसने बड़े हुनर से सहेज कर समेट लिया। वो ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था। यहाँ का घर अब उसके पीछे छूट गया था। शहर से क्या मोह, जब कोई अपना वहाँ ना हो। वह ज़रूर अपनी बीवी को खोजेगा, उसको समझाएगा, अपने साथ लेकर आएगा। ट्रेन ने सीटी दी। उसका अतीत पीछे छूटता जा रहा था। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। कल फिर यहाँ से यही ट्रेन गुजरेगी, पर वो न होगा। ट्रेन मजार के सामने से गुजरी। फकीर बैठा गा रहा था। तमाम उम्र ही बीती खाक छानने में, तमाम उम्र ही बीती खाक छानने में, दुख तो तब हुआ जब खाक भी न मिली। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू ढुलक आए। वो उस जज्बात को न थाम पाया। लोग पीछे छूटते गए, शहर पीछे छूटता गया। जिंदगी ही थी जो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती गई। वक्त बीतता गया और थके हारे इंसान की तरह वो हताश उसे अपने हाथ से फिसलते हुए महसूस करता गया, मानो कहीं चुपके से उसका हाथ खाली हो और एक मुट्ठी रेत उसमें से सरक कर कहीं दूर, बहुत दूर गिरकर अनंत में विलीन हो गई।